स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? ए हाइड्रोजन परऑक्साइड, बी हाइड्रोनियम, सी ऑक्सीजन, डी जलवाष्प। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जलवाष्प। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन केवल जलवाष्प और गर्म हवा उत्सर्जित करते हैं, जिससे हानिकारक निर्वातक नली उत्सर्जन नहीं होता है। विद्युत के समान हाइड्रोजन भी एक ऊर्जा वाहक है, जिसका उत्पादन विभिन्न फीडस्टॉक से किया जा सकता है। हाइड्रोजन उत्सर्जन का आकलन करते समय इन फीडस्टॉक्स और उत्पादन विधियों पर विचार किया जाना चाहिए। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन इंजन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन के समान है, क्योंकि वे भी ईंधन और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। हालांकि फ्यूल सेल में कोई गतिशील भाग नहीं होते, इसलिए वे अधिक कुशल और विश्वसनीय होते हैं, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। ब्रीडर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक परमाणु रिएक्टर होता है जो उपजाऊ पदार्थ की विकिरण प्रक्रिया के माध्यम से जितना विखंडनीय पदार्थ उपभोग करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। 2. इन्हें विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति को लंबी अवधि तक बनाए रखने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो उपजाऊ पदार्थ जैसे कि यूरेनियम 238 या थोरियम 232 की विकिरण प्रक्रिया द्वारा विखंडनीय ईंधन के साथ लोड किए जाने पर उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है, अतः कथन एक सही है। ये विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, पीएम प्रणाम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 2. जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने रासायनिक उर्वरक उपभोग को पिछले 3 वर्षों की औसत से कम कर देंगे, उन्हें उर्वरक सब्सिडी से 50% बचत प्राप्त होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम प्रणाम योजना उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, अतः कथन एक सही है। जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने रासायनिक उर्वरक उपभोग को पिछले 3 वर्षों के औसत से कम कर देंगे, उन्हें उर्वरक सब्सिडी से 50% बचत प्राप्त होगी, अतः कथन दो सही है। इस अनुदान का उपयोग किसानों सहित स्थानीय आबादी के लाभ के लिए किया जा सकता है। इसमें यूरिया, डीएपी या डायमोनियम फॉस्फेट, एनपीके या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और एमओपी या म्यूरिएट ऑफ पोटाश सहित विभिन्न प्रकार के उर्वरक शामिल है। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय से होता है। 2. यह चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनी है। 3. चिनाब नदी पर बना पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चिनाब नदी इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय से होता है, अतः कथन एक सही है। यह नदी लाहौल और स्पीति जिले में केलांग से 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में टांडी में 2 नदियों चंद्रा और भागा के संगम से बनती है, अतः कथन दो सही है। भागा नदी सूर्यताल झील से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा लादर्रे से कुछ किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह नदी जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पाकिस्तान के पंजाब के मैदानी इलाकों में प्रवाहित होती है और फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। नदी पर बना चिनाब पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे महाराष्ट्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया है, जहां यह कार्यक्रम पुणे अंगूर, नागपुर संतरे और सोलापुर अनार में शुरू हुआ। 2. वर्ष 2023 तक भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू किया गया। इसे महाराष्ट्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया है, जहां यह कार्यक्रम पुणे में अंगूर, नागपुर में संतरे और सोलापुर में अनार में शुरू हुआ, इसलिए कथन एक सही है। लगातार सरकारी प्रयासों और किसानों की नवोन्मेषी भावना के कारण महाराष्ट्र भारत की बागवानी केंद्र के रूप में उभरा है। 2023 तक भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए कथन दो सही है। भारतीय बागवानी क्षेत्र कृषि सकल मूल्य संवर्धन में लगभग 33% का योगदान देता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, कुल प्रजनन दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच एक महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या है, यदि वर्तमान प्रजनन दर स्थिर रहे और कोई मृत्यु न हो। 2. 2.1 की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है, जहां प्रत्येक पीढ़ी बिना किसी महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि या गिरावट के स्वयं को प्रतिस्थापित कर लेती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुल प्रजनन दर या टीएफआर। टीएफआर उन बच्चों की औसत संख्या है जो महिलाओं के एक समूह द्वारा अपने प्रजनन वर्षों 15 से 49 वर्ष की आयु के अंत तक पैदा किए जा सकते हैं, यदि वे अपने पूरे जीवन में वर्तमान प्रजनन दरों का पालन करते हैं, यह मानते हुए कि कोई मृत्यु दर नहीं है, अतः कथन एक सही है। 2.1 का टीएफआर प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है, जहां प्रत्येक पीढ़ी बिना किसी महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि या गिरावट की खुद को प्रतिस्थापित करती है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवपाषाण स्थलों और उनके सही स्थानों का कौन सा या कौन से युग में सुमेलित है या सुमेलित है? ए. बुर्ज़होम जम्मू और कश्मीर, 2. नपाचिक मणिपुर, 3. पैयमपल्ली तमिलनाडु, 4. दाउजाली हिडिंग असम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नवपाषाण युग या नया पाषाण युग पाषाण युग का अंतिम चरण था, जो लगभग 9000 ईसा पूर्व क्षेत्र के अनुसार अलग अलग से शुरू हुआ और लगभग 3000 ईसा पूर्व धातु के औजारों के आगमन तक चला। प्रमुख नवपाषाण स्थल उत्तर पश्चिम भारत, मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में, बुर्ज़होम और गुफकराल कश्मीर, उत्तरी और मध्य भारत, सिनुवार बिहार, कोल्डियावा और महगरा उत्तर प्रदेश, बागोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, दाउजली हिंडिंग और सरुतरु असम, नपाचिक तथा लाई मनाई मणिपुर, दक्षिणी भारत, ब्रह्मगिरी और मास्की कर्नाटक, पैयमपल्ली तमिलनाडु, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह कोई लाभ का पद नहीं धारण कर सकते। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद धारण करता है, इसलिए कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 के अनुसार एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए, इसलिए कथन दो सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन की आयुसीयन संरक्षण स्थिति क्या है? ए लुप्तप्राय, बी असुरक्षित, सी गंभीर रूप से संकटग्रस्त, डी निकट संकटग्रस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लुप्तप्राय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गंगा डॉल्फिन की आयुसीयन संरक्षण स्थिति लुप्तप्राय है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु 2009 में घोषित और असम का राज्य जलीय पशु है। यह नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में कार्य करता है तथा जैव विविधता और जल गुणवत्ता पर प्रकाश डालता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मौजूदा ध्रुवीय अनुसंधान स्टेशनों में से एक नहीं है? ए भारती, बी मैत्री, सी दक्षिण, डी हिमाद्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दक्षिण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के मौजूदा 3 ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान मिशन स्टेशन है। अंटार्कटिका में भारती और मैत्री तथा आर्कटिक में हिमाद्री।
भारत ध्रुवीय क्षेत्रों में अपनी अनुसंधान क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए अपना स्वयं का ध्रुवीय अनुसंधान पोत विकसित कर रहा है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वर्ष 2019 में बिहार सरकार द्वारा जलवायु स्थिरता और संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। 2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जल जीवन हरियाली मिशन या JJHM को बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य जलवायु स्थिरता, जल संरक्षण, वनीकरण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है, इसलिए कथन 1 सही है। ग्रामीण विकास विभाग कई सरकारी विभागों के समन्वय से मिशन को लागू करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य है, जल जीवन और हरियाली तभी समृद्धि होगी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं? ए अनुच्छेद 128, बी अनुच्छेद 215, सी अनुच्छेद 228, डी अनुच्छेद 129। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।